स्वागत है आपका आखिरी चेतावनी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी नरभक्षी बैलगाधी वाला धुंधगांव का शैतानी जिन। धुंधगांव यह नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोगों के चेहरे उतर जाते थे। कहा जाता था कि इस गांव से कई सालों से किसी अनदेखी शक्ति का साया था। यहां दिन धुआं सा रहता था और रात में धुंध सी छाई रहती था। रात होते होते ही पूरा गांव ऐसा लगता था जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। धुंधगांव चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों की टेढ़ी मेधी शाखाएं हवा चलने पर ऐसे हिलती थीं जैसे कोई लंबी उंगलियां वो लोगों को पकड़ धने के लिए आगे बढ़ रही हैं। गांव के बूढ़े कहते थे कि उस जंगल में रात के समय इंसानों की नहीं, किसी और चीज की आवाज गूंजती है। कभी किसी औरत की रोने की आवाज, तो कभी बच्चे की चीख और कभी बैलों की धीमी खनखनाहट। धुंधगांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुराना कीचड़ भरा रास्ता जो सीधे जंगल के बीच से गुजरता था। बारिश के दिनों में वह रास्ता दलदल बन जाता था। कई बार बैलगाड़ी उसमें आधी धंस जाती थी। लेकिन असली डर कीचड़ या अंधेरे का नहीं था। डर था उस रास्ते पर रात में दिखाई देने वाली बैलगाड़ी का। हर गांव में कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था, और जो कोई मजबूरी में गया वह शायद ही वापस लौटता था। नरभक्षी बैलगाड़ी वाला छाया सिंह चार कई साल पहले की बात थी। एक व्यापारी रात में शहर से लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। बैलगाड़ी वाला लंबा चौड़ा आदमी था। उसने धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ मालिक, इतनी गहरी रात है और रात में यह जंगल सुरक्षित नहीं। व्यापारी बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वह तुरंत बैलगाड़ी में बैठ गया था। लेकिन अगले दिन उसकी लाश जंगल के बीचों बीच मिली। उस व्यापारी का शरीर आधा मिट्टी में दबा हुआ था और आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा भयानक देख लिया हो जिसे शायद इंसान कभी सहन नहीं कर सकता। उसके बाद बैलगाड़ी वाले को गांव वालों ने एक नाम दिया, नरभक्षी बैलगाड़ी वाला। इफ लोग कहते थे कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक जिन्न था, एक ऐसा जिन्न जो रात में मुसाफिरों का शिकार करता था। धुंधगांव में बारिश बहुत होती थी और कई दिनों तक आसमान से पानी बरसता रहता था। रात के समय जब बिजली चमकती तो जंगल के पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां भागती हुई दिखाई देती थीं। गांव की औरतें शाम होने से पहले अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद कर लेती थीं। दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांगे जाते व मंत्र पढ़े जाते थे। लेकिन फिर भी रात होते ही पूरे गांव में डर फैल जाता था। बाकी सबसे ज्यादा डरावानी थी सर्दियों की रातें। उस समय जब धुंध इतनी घनी हो जाती थी कि इंसान अपने हाथ तक नहीं देख सकता था। उन्हीं रातों में दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती, ठनन ठनन ठनन। बैलों की आवाज धीरे धीरे गांव के करीब आती और सबको डराकर फिर अचानक बंद हो जाती। गांव के बूढ़े कहते थे, जिस रात घंटियों की आवाज घर के सामने रुक जाए, समझ लो मौत दरवाजे पर है, खद्दी है। यह कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस बैलगाड़ी वाले को देखा है। उसका चेहरा हमेशा धुंध में छिपा रहता था, सिर्फ उसकी लाल चमकती आंखें दिखाई देती थीं। कहते हैं उसके बैल भी सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें कोयले की तरह चमकती थीं और उनके पैरों की आवाज जमीन पर नहीं सुनाई देती थी। वो तो जैसे हवा में चल रही हों। एक बार 4 लड़ाकों ने मिलकर सच जानने की कोशिश की और वे रात में मशाल लेकर जंगल में गए। पूरी रात बीत गई, लेकिन सुबह सिर्फ उनकी टूटी हुई मशालें ही मिली। वे 4 लड़के कभी वापस नहीं आए। अब गांव के कई सुंदर लड़कियां भी गायब होने लगी, क्योंकि अब वह नरभक्षी बैलगाड़ी वाला सबको छोड़ दीच लड़कियों को उस जंगल में अपने जादू से बुलाने लगा और उनके साथ भगवान जाने क्या करने लगा। मगर वह लड़कियां आज तक वापस नहीं आई। उस घटना के बाद लोगों ने शहर जाने वाला रास्ता ही छोड़ दिया। धीरे धीरे जंगल के दूसरी तरफ नया रास्ता बनाया गया। लेकिन डर आज भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रात होते हैं
पुराना रास्ता फिर से जिंदा हो जाता। सुमन पर नरभक्षी झिन्न की गंदी नजर। धुंध गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। वहां रामप्रसाद अपनी बेटी सुमन के साथ खुद के खेतों में काम करता था। कई बार काम ज्यादा होने के कारण उन दोनों को रात भर खेतों में रहना पड़ता था। उनका खेत जंगल से बिल्कुल सटा हुआ था। रामप्रसाद ने रात में अपने खेतों के पास कई बार किसी को खड़े ढूंढते देखा था। एक लंबी काली परछाई जो थोड़ी ही देर में धुंध में गायब हो जाती थी। खेतों के पास घर के अंदर भी रामप्रसाद को कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें आती, मगर जैसे है रामप्रसाद बाहर आता तो चारों तरफ सिर्फ धुंध ही होती। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी रामप्रसाद को दूर रास्ते पर एक बैलगाड़ी दिखाई दी। बैलगाड़ी धीरे धीरे उसके खेत की तरफ ही आ रही थी। उसके बैलों की घंटियां बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थीं। यह देखकर रामप्रसाद का गला सूख गया, क्योंकि पहली बार गांव के अंदर बैलगाड़ी आई थी। तभी अचानक बिजली जोर से चमकी और एक पल के लिए बैलगाड़ी वाले का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। यह उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उस नरभक्षी की आंखें पूरी काली थीं और होठों के बीच लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। कुल मिलाकर वह बैलगाड़ी वाला बहुत ही भयंकर लग रहा था। वह रामप्रसाद को घूर कर देख रहा था। रामप्रसाद डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा नजरों उठाई, वहां से बैलगाड़ी गायब थी। अगले दिन उसने यह बात पूरे गांव को बताई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि धुंध गांव के लोग जानते थे जिसे नरभक्षी बैलगाड़ी वाला देख लेता है उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उस रात के बाद रामप्रसाद की नींद पूरी तरह से उड़ियच गई थी। हर शाम होते ही वह अपनी बेटी सुमन को घर के अंदर बंद कर देता और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका देता। लेकिन उसकी बेटी सुमन को यह सब अंधविश्वास लगता था। उसे लगता था कि गांव वाले डर के मारे कहानियां बनाते हैं। मूर्ति सिर्फ रवि ही था जो रामप्रसाद की बातें गंभीरता से सुनता था। रवि गांव का सबसे बहादुर लड़ढिका था, लंबा, ताकतवर और निडर। वह बचपन से है सुमन से प्यार करता था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। सुमन और रवि खेत के पास घास के ढेर पर बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक रवि की नजर जंगल की तरफ गई। धुंध के बीच कोई खड्डा था, एक लंबा काला साया जिसकी दो लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। रवि तुरंत खड्डा हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और वह साया गायब हो गया। उसी रात पहली बार सुमन ने अपने घर के बाहर बैलों की घंटियों की आवाज सुनी। ठन 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 आवाज धीरे धीरे उनके दरवाजे तक आई और फिर अचानक रुक गई। अब रामप्रसाद और सुमन बहुत घबरा गए, क्योंकि गांव वालों ने कहा था कि जिस रात बैलों की घंटियां जिसके दरवाजे पर रुक जाए, समझ लो नरभक्षी जिन्न ने तुम्हें चुन लिया है। ये सोच सोचकर रामप्रसाद और उसकी बेटी गले लगकर चुपचाप खूब रोने लगे। वह धीरे धीरे इसीलिए रो रहे थे क्योंकि शायद उनके दरवाजे पर वह नरभक्षी खड्डा था। अगले दिन से ही अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। रात में घर की खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आती। कभी खेतों में बैलगाड़ी के पहियों के निशान दिखाई देते। एक तो रामप्रसाद का खेत जंगल के पास ही था और घर खेतों से थोड़ा ही दूर था। मतलब रामप्रसाद का घर और खेत जंगल के पास ही था और गांव से दूर। जंगल में मौत का सामना और आधी जली बैलगाड़ी। एक रात सुमन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून ही जम गया। जंगल के किनारे बैलगाड़ी खड़ी थी, उस पर बैठा था वह नरभक्षी छाया सिंह और वह सुमन को ही घूर रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे सुमन पर हैं टिकी हुई थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। सुमन चीख पड़ी, नरभक्षी खिड़की तोड़कर सुमन को उठाकर ले गया। जब तक रामप्रसाद भागकर आया तब तक बैलगाड़ी गायब हो चुकी थी। तभी रामप्रसाद ने रवि को बुलाया और उसे सारी बात बताई। अब रवि समझ चुका था, छाया सिंह सिर्फ लोगों को ही नहीं मार रहा था, बल्कि उसकी नजर सुमन पर थी।
जो शायद वह नरभक्षी सुमन को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि पहले भी वह कई गांव की सुंदर लड़कियों को ले जा चुका था और सुमन को रवि किसी भी हालत में खो नहीं सकता था। दृढ़ चाहे उसे उस नरभक्षी से ही क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन उस रात रवि ने फैसला किया कि वह इस डर का अंत करेगा। वह कुल्हदी और मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामप्रसाद भी उसके साथ गया। जंगल के अंदर जाते ही हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई। सारे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे उन पर कोई बैठा हो। तभी दूर धुंध में बैलगाड़ी दिखाई दी। उसके पास सुमन खड़ी थी, जैसे उसे किसी ने अपने वश में किया हो। सुमन, सुमन, वापस आओ! रामप्रसाद जोर से चिल्लाया। लेकिन सुमन उन्हें देख जरूर रही थी, मगर वह खुद के ही वश में नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। तभी नरभक्षी छाया सिंह हंस पड़ा। उसकी आवाज इंसान की बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 100 लोग एक साथ चीख रहे हों। तभी अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसका चेहरा लंबा हो गया। 2 दांत बाहर निकल आए और उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। रामप्रसाद डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन रवि कुल्हाड़ी लेकर सीधे उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही रवि ने वार किया, नरभक्षी हवा में गायब हो गया। अगला ही पल रवि की चीख जंगल में गूंज उठी। रामप्रसाद ने पीछे मुद्दा कर देखा तो रवि हवा में लटका हुआ था। कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही थी। रवि की चीख से थोड़ा सुमन को भी होश आ गया था। सुमन जोर जोर से रोने लगी थी। तभी रामप्रसाद ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मशाल उठाई और बैलगाड़ी पर फेंक दी। अचानक बैलगाड़ी आग में जल उठी। छाया सिंह दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ डेच गए। उसी मौके का फायदा उठाकर रामप्रसाद अपनी बेटी सुमन का हाथ पकड़ कर जोर से वहां भागा। दोनों ही बिना पीछे देखे जंगल से बाहर भागते रहे, मगर रवि ने हिम्मत नहीं हारी। तभी रवि ने नीचे गिरी हुई मशाल उठाई और पूरी ताकत से छाया सिंह नरभक्षी की बैलगाड़ी के अंदर फेंक दी। देखते ही देखते सुखी लकड़ी की बैलगाड़ी आग पकड़ने लगी। आग की लपटें अचानक तेज होने लगी और छाया सिंह के काले कपड़ों तक पहुंच गई। नरभक्षी दर्द से ऐसी चीख मारने लगा कि मनोधरती भी फट जाएगी। उसकी लाल आंखें और भी खतरनाक हो गईं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था और काले धुएं के साथ उसकी चमड़ी पिघलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसके दोनों बैल डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और पागलों की तरह जंगलों की तरफ भागने लगे। जलती हुई बैलगाड़ी कीचड़ भरे रास्ते पर तेजी से दूर जाने लगे। जाते जाते नरभक्षी छाया सिंह ने पीछे मुड़कर रवि को घूरा और बोला, मैं वापस आऊंगा तुम सबको अपने साथ ले जाने। अगले ही पल बैलगाड़ी घनी धुंध के अंदर गायब हो गई। सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। ठन ठन ठन। रवि घायल था, लेकिन जिंदा बच गया था। रामप्रसाद ने रवि को जिंदा देखते ही गले से लगा लिया। रामप्रसाद, वो उसकी बेटी सुमन डर से अभी भय कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह नरभक्षी छाया सिंह अभी मरा नहीं था। उस घटना के बाद धुंधगांव के लोगों ने हमेशा के लिए जंगल वाला रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन आज भी बरसात और धुंध वाली रात में लोग कहते हैं कि दूर जंगल में एक आधी जली बैलगाड़ी दिखाई देती है और उसमें बैठा 2 लाल आंखों वाला अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। अब गांव में डर का माहौल और भी ज्यादा हो चुका था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कब वह नरभक्षी छाया सिंह कब किसको अपना शिकार बनेगा।